हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं पीबी इंडस्ट्री से, एक कंपनी जिसका नाम है इंटरआर्क। तो वीडियो चालू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है और आप इसको कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन ना समझे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं कि पीबी बिल्डिंग्स क्या होती है। पीबी यानी प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स। तो ये मतलब स्टील फैब्रिकेटेड बिल्डिंग्स ही हैं, लेकिन ये जो ट्रेडिशनल फैब्रिकेशन स्टील वर्क है और जो सिविल कॉन्ट्रैक्टर वर्क है और जो ईपीसी वर्क कंपनीज हैं उससे काफी अलग है। इसका अपने आप में मतलब एक इनहेरेंट मोट है, वो मैं आपको बताता हूँ। जो पीबी बिल्डिंग्स होती है ना, वो इनकी कंपनियां कैसे काम करती है, जैसे इंटर आर्क कैसे काम करती है, मैं आपको बताता हूँ इंटर आर्क का काम करने का तरीका। इसके पास 125 इंजीनियर्स हैं, डिज़ाइन इंजीनियर्स हैं। और जो कॉम्प्लेक्स वेयर हाउसेस बनते हैं, जैसे बड़े बड़े अमेजोन के, चाहे फ्लिपकार्ट के, या दूसरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़, कोई भी बड़ी बड़ी कंपनियां, टाटा एक्सेट्रा, बाकी बाकी अडानी के वेयर हाउसेस एक्सेट्रा, बहुत सारे, उनके साथ ये ज़मीन से स्टार्ट प्रोजेक्ट चालू होने से पहले ही जुड़ी रहती है। और जो कॉम्प्लेक्स वेयर हाउसेस या बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज होती है, उनमें डिफरेंट पार्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग होती है और अलग अलग बहुत कॉम्प्लेक्स वेयर हाउसेस रहते हैं। तो ये डिज़ाइन स्टेज से उनसे जुड़ी रहती है, पूरी उनकी डिज़ाइन करती है, उसके बाद स्ट्रक्चरल डिज़ाइन करती है, उसके बाद रॉ मटेरियल कैलकुलेट करती है कितना स्टील लगेगा। उसके हिसाब से ये पूरा मतलब बोलना चाहिए तो ये पूरा हैंड होल्ड करती है कंपनीज के साथ, डिज़ाइन से लेके पूरा लास्ट इरेक्शन तक। तो इसका आप नॉर्मल सिविल फैब्रिकेशन वर्क से कंपेयर नहीं कर सकते। और इसमें सबसे मेन पार्ट यही आता है कि जो इसके इंजीनियर्स है, जैसे इनके कॉन कॉल में रिसेंटली पढ़ रहा था, तो इन्होंने बताया इनके पास 125 इंजीनियर्स है। और वही सबसे इंपॉर्टेंट रोल है डिज़ाइन स्टेज में ही। अगर थोड़ा सा भी स्टील हैवी हुआ या मतलब कॉस्ट थोड़ी सी एक्सीड हो गई, तो कंपटीशन, मतलब कंपटीशन के चक्कर में वो जो कॉस्ट आएगी बिल्डिंग की, अगर कंपनी जो इनको टेंडर दे रही है वो रिजेक्ट कर देती है, तो फिर इनका कोई काम ही नहीं है। तो जैसे कि बेसिक रॉ मटेरियल मैं बता रहा था आपका, इनका इनका स्टील है बेसिक रॉ मटेरियल। तो स्टील में इनके सिर्फ प्लेट्स और कॉइल्स ही हैं, बाकी जो जो भी स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स लगते हैं बिल्डिंग में, बीम, कॉलम, अदर फैब्रिकेटेड जो भी, वो सब ये कंपनी अपने फैक्ट्री में ही बनाते हैं। तो ये बहुत एक अच्छी बात है कि स्किल्ड लेबर के अंदर इनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है और साइड डिपेंडेंसी, जो लेबर जो साइड में काम करती है उसकी डिपेंडेंसी कम हो जाती है, तो क्वालिटी बहुत अच्छी मिलती है। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे कि जैसे जितने भी कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग है, अमेजोन के वेयर हाउसेज या एक्सेट्रा जो भी, तो ये क्या करते हैं, सब के सब जो प्रोडक्ट हैं सब फैक्ट्रीज में बनाते हैं, सिर्फ वहां जाके सिर्फ इरेक्शन करते हैं नट बोल्ट से। फाउंडेशन वर्क होता है वो सिर्फ आरसीसी का होता है, बाकी पूरा स्टील वर्क होता है, पीबी स्टील से काम होता है। तो न इनके फैब्रिकेशन को साइड में अपना वेल्डिंग होती है, और ना ही यहाँ तक कि पेंट तक के नहीं होता, ना कोई कटिंग होती है। ये पूरा पहले डिज़ाइन कर लेते हैं, पहले ही कंपनी के ऑर्डर अकॉर्डिंग, जैसे जो भी इनके क्लाइंट्स हैं वो ए टू जेड पहले प्लान बन जाता है। प्लान के हिसाब से इनके पूरे एक एक सेक्शन का साइज नाप के पूरे फैक्ट्री में अपने प्रोडक्ट्स बनाते हैं और सिर्फ साइट में सिर्फ ट्रांसपोर्ट करते हैं और इरेक्ट करते हैं। तो इससे क्या है, इनकी जैसे अभी 3 फैक्ट्रियां हैं, चौथी फैक्ट्री अभी जस्ट इन्होंने काम चल ही रहा है, इन्होंने अक्टूबर में कॉन कॉल में बताया, वो स्टार्ट भी हो गई और पूरी तरीके से वो लाइव हो जाएगी, मतलब फुल कैपिटलाइजेशन यूटिलाइजेशन उसका हो जाएगा Q1 में FY26 में। तो इनका जो इनहेरेंट एडवांटेज है या मोट आप बोल सकते हो कि स्टील जो है वो पूरा ट्रांसपोर्टेबल है। मतलब यहाँ से आप पूरे नॉर्थ नॉर्थ से आप जम्मू कश्मीर से आप कन्याकुमारी तक स्टील आप भेज सकते हो। तो ये इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल में खेल सकते हैं फ्रेंड्स आगे चल के, यही इसका मोट है। और अब हम बात करते हैं कि ग्रोथ ड्राइवर्स, इस इंडस्ट्री में को हमने क्यों सेलेक्ट किया, इस इंडस्ट्री में हमारा कैसे फोकस गया। क्योंकि अभी जो है, जो पीबी बिल्डिंग्स हैं, और आप देखे होंगे जिस तरह से इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, जिस तेजी से काम हो रहा है, हर गवर्नमेंट की पॉलिसी इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, ई कॉमर्स मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे फिर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में, सब बड़ी बड़ी कंपनियां चाइना वगैरह से जो शिफ्ट करके, China+1 जो माहौल अभी चल रहा है, सब यहाँ वेयर हाउसेज अपने शिफ्ट कर रहे हैं। यहाँ मैन्युफैक्चरिंग, मेक इन इंडिया के चलते मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ बन रही हैं, स्मार्ट सिटी के कॉन्सेप्ट्स हैं।
और भी जैसे डाटा सेंटर्स, हाँ सबसे बड़ी बात है डाटा सेंटर्स। एआई के आने से इतने बड़े बड़े डाटा सेंटर खुलने कि उस बहुत बल्क में काम होना है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में, चाहे वेयर हाउस है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में, तो इनको एक एडवांटेज मिलेगा उसका, ये तेजी से ग्रो भी कर सकते हैं। और दूसरा क्या है ना कि आरसीसी जो बिल्डिंग है वो बहुत टाइम टेकिंग है। आप लोग यूज टू हैं कि नहीं ट्रेडिशनल आरसीसी कंस्ट्रक्शन से, और बड़े बिग स्पान में, लॉन्ग स्पान में बहुत दिक्कत जाती है, तो लोगों का अभी अवेयरनेस नहीं है। लोग धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं, बड़ी फैक्ट्रियां और बड़ी कंपनियां से शिफ्ट हो गई हैं, लेकिन आगे चल के छोटे छोटे जो बिल्डिंग्स हैं वो भी इतना, मतलब उनको बीच में कॉलम नहीं चाहिए, बहुत बड़ा बड़ा गैप होना चाहिए, पार्किंग स्पेस होना चाहिए। फ्लैट में भी आजकल यही डिमांड होती है, चाहे पर्सनल किसी का घर हो तो सबकी यही डिमांड रहती है। उसमें लॉन्ग स्पान में स्टील स्ट्रक्चर ही सस्ता पड़ता है, और प्लस टाइम सेविंग, बहुत टाइम सेविंग है। इसके इनहेरेंट एडवांटेजेस हैं, मैं आपको जैसे कुछ कुछ बता दूं। जैसे टाइम सेविंग मैंने बताया, कॉस्ट इफेक्टिव है, कोई भी बिल्डिंग 8-9 महीने में ये खड़े कर देते हैं। और उसके बाद बिग स्पान में, बड़े स्पान जो होते हैं, आप सिविल वगैरह कहीं काम देखे होंगे तो कॉलम जितना दूर रहता है उसको स्पान बोलते हैं, एक कॉलम से दूसरे कॉलम में। और एयरपोर्ट्स वगैरह जो बनते हैं उसमें बहुत दूर दूर रहते हैं कॉलम्स, तो बिग स्पान में आप कर ही नहीं सकते आरसीसी कंस्ट्रक्शन, तो हमारी एक मजबूरी भी हो जाती है। और दूसरा इसके एडवांटेजेस इतने हैं ना कि ये आगे चल के पूरा पीईबी में शिफ्ट होने वाला, पूरे स्टील स्ट्रक्चर में ही शिफ्ट हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात ये भी बता दूं मैं आपको कि ये नट बोल्ट से टाइट करते हैं, तो इनका जैसे ये इरेक्ट किए साइड में और नट बोल्ट से टाइट किए, उसके जब खोलना है उस आपको फैक्ट्री को दूसरी जगह शिफ्ट करनी है तो शिफ्ट भी कर देंगे। सिर्फ आप ये सोचो कि आपको फाउंडेशन वर्क करना है, जो आपके कॉस्ट सिर्फ फाउंडेशन में लग रही है उतना ही वेस्ट होगा, बाकी ये इरेक्ट किए और कभी भी डिकंस्ट्रक्शन किए और दूसरी जगह रिकंस्ट्रक्शन, तो कोई वेस्टेज ऑफ मटेरियल नहीं है। और जैसे मैंने बताया साइट लेबर में डिपेंडेंसी कम होती है तो क्वालिटी बढ़ती है। और अभी मैं आपको बता रहा था इकोनॉमीज ऑफ स्केल में ये कैसे खेल रहे हैं। जैसे इनका अभी 1,60,000 मेट्रिक टन की कैपेसिटी है, और 3 फैक्ट्रीज है, चौथी फैक्ट्री अभी लाइव हो गई है जो फुल यूटिलाइजेशन में आएगी Q1 में FY26 में। तो इनका करीब करीब कैपेसिटी हो जाएगी 2 लाख मेट्रिक टन की। तो ये क्या कर सकते हैं कि अपने जो ऑर्डर हैं अभी, जैसे 160 के लाख मेट्रिक टन के हिसाब से ले रहे हैं, 2 लाख मेट्रिक टन के हिसाब से ये मतलब कॉस्ट इनका ज़्यादा नहीं, इनको ऑपरेटिंग लिवरेज मिलेगा, उस हिसाब से इकोनॉमीज ऑफ स्केल में खेलेंगे। मतलब देखिए, आप प्रोडक्शन बढ़ाने में जो पैसा लग रहा है और प्रोजेक्ट आने में जो जो रेवेन्यू, जो ये ऑर्डर ले रहे हैं, उसमें इतना ज़्यादा, मतलब रेवेन्यू बढ़ने से इतना ज़्यादा ऑपरेटिंग लेवरेज आएगा, पैड ग्रोथ इतना अच्छा आएगा। इन्होंने अभी बताया ही अपने कॉन कॉल में कि 36% से ये Q2 में ईयर ऑन ईयर में ग्रोथ हुए हैं, और आने वाले 3-4 साल में ये अपनी कैपेसिटी डबल कर रहे हैं और इनका रेवेन्यू डबल हो जाएगा। तो इस हिसाब से इकोनॉमीज ऑफ स्केल में खेल सकते हैं, उनको ऑपरेटिंग लिवरेज भी मिल सकती है, इसीलिए हमारा फोकस गया। और हाँ, और एक सबसे अच्छी बात मैं आपको बता दूं कि ये कंपनी बहुत, मतलब ये जो इंडस्ट्री है बहुत अंडर पेनेट्रेटेड है अभी, मतलब लोग जानते नहीं है, अवेयर नहीं है, तो इसका वास्ट स्कोप है। और अभी जैसे इंडस्ट्री ग्रो हुई है, मैं डाटा ही देख रहा था रिसेंटली, 2019 से 2023 तक 8.5% से अगर इंडस्ट्री ग्रोथ हुई है। और तो ऑर्गेनाइज प्लेयर, इसके जो ग्रोथ आई ऑर्गेनाइज प्लेयर में इन 4-5 सालों में, वो 11.5% से, और जो बाकी रेस्ट प्लेयर्स हैं, जो अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं, उनकी ग्रोथ आई है 7% के हिसाब से। तो आप सोच ही सकते हैं कि पूरा ऑर्गेनाइज सेक्टर के पास एकदम, हमको डाटा क्लियरली विजिबल है कि पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज सेक्टर मार्केट शेयर कैप्चर कर रहा है। तो अभी जैसे आप 20-25% बोल सकते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर के पास है, तो ये धीरे धीरे आने वाले 4-5 साल में 50-60% के अबव चले जाएगा। तो बहुत ग्रोथ है, और अंडर पेनेट्रेटेड इंडस्ट्री है, लोग अभी अवेयर नहीं है कि इसके क्या क्या इनहेरेंट एडवांटेजेस है। तो छोटे छोटे वेयर हाउसेस चाहे सब, वो सब पीईबी से ही बनने हैं आगे चल के। तो वॉल्यूम ग्रोथ है यहाँ पे, मतलब हमको हमको खेलना किस पे, दो टाइप के ग्रोथ होते हैं, वॉल्यूम और वैल्यू ग्रोथ। आप जैसे आप देखोगे जितने भी एचयूएल और ये सब के प्रोडक्ट्स हैं, कोलगेट, ये वो सब गांव गांव तक पहुंच चुके हैं, सब जगह पहुंच चुके हैं, तो उसमें अब क्या ही वॉल्यूम ग्रोथ आना है। तो हमको ये देखना है कि वॉल्यूम ग्रोथ किस में आ सकता है। मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया, भले इंडस्ट्री से हट के दिया, लेकिन आप इस तरीके से सोच सकते हैं कि
वैल्यू ग्रोथ कितनी है, मतलब वो प्रॉफिट अपना कितना ही बढ़ाएगा, दूसरी कंपनी प्रोडक्ट मिस चेंज करेगा, कुछ प्रोडक्ट नया लाएंगे, थोड़ा बहुत मार्जिन बढ़ेगी, लेकिन उससे हम इन्वेस्टर्स पैसा नहीं कमा पाएंगे। हम कैसे, हमको वॉल्यूम ग्रोथ में फोकस करनी है। जो इंडस्ट्री अभी अंडर पेनेट्रेटेड है, जिसका आने वाले समय में बहुत ग्रोथ आनी है, तो हमको ऐसे सोचना है फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स से शेयर करना ना भूलें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।